स्टार्ट करो, चालू कर दो। चलो हो गया, ठीक है। चलिएगा विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस, ठीक है, और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2, ठीक है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और हर प्रैक्टिस सेट जो है ना वो 2 पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में 38 क्वेश्चन होंगे। 38 क्वेश्चन को एक साथ एक्सप्लेन करने का मतलब है लगभग 1.5 से 2 घंटे। तो उतना समय हम लोग नहीं रखकर, वीडियो बहुत लंबा ना हो, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, आपको देखने में जो है बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए, हालांकि बोरिंग महसूस वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो बोरिंग जैसा कोई शब्द वहां पर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है वीडियो छोटा रखेंगे, देखने में आराम हो, आपको सुविधा से देख सको आप, इसलिए 19-19 क्वेश्चन या फिर जो है 20-20 क्वेश्चन के सेट को हम लोग कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट में 38 से 40 प्रश्न होंगे, आधे आधे प्रश्न यहाँ पर हम लोग हल कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो है पिछला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 19 नंबर क्वेश्चन पर छोड़ा था, और 19 नंबर जो क्वेश्चन था वो आपका जो है किससे संबंधित था, अगर ध्यान होगा आपको, प्रैक्टिस नंबर याद हो तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो वाराणसी के नककटैया मेला से संबंधित था। अभी 20वां क्वेश्चन कौन सा है, तो आंसर करेंगे दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, टार्टरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। यानी कि दूध का जो खट्टापन, दूध और दही का जो खट्टापन होता है, अगर ध्यान देंगे, दूध और दही का जो खट्टापन है वो किसके कारण होता है, दूध और दही का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एसिड का मतलब है और अम्ल है, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के कारण ही इसका दूध और दही का खट्टापन होता है। अगर आपसे लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो C3H6O3, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसका, लैक्टिक से इसका क्या बताया, C3H6O3, ठीक है। C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। और लैक्टिक एसिड क्या है, मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है। जब हम लोगों को थकावट महसूस होती है तो आप समझ लीजिएगा कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड क्या हो गया, एकत्रित हो गया है। बाकी यहाँ पर जैसे ऑप्शन लिखा है ना, एसिटिक एसिड, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जो है, ये जो आप एक देखो ना, जो क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, सिरका होता है, सिरका। तो जो जो सिरका है उसका जो खट्टापन है वो किसके कारण है, एसिटिक एसिड के कारण है। और जो सी ऑप्शन लिखा है ना, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो है, जो इमली है, इमली का जो खट्टापन है वो किसके कारण होता है, टार्टरिक एसिड के कारण होता है। जो यहाँ पर एक नहीं लिखा है वो हम आपको बता देते हैं, जो सिट्रिक एसिड होता है, जो सिट्रिक अम्ल होता है, जो सिक्रेट एसिड है, वो ऑरेंज यानी कि जो नारंगी होता है, जो संतरा जो है, ऑरेंज जो है नारंगी, उसमें जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड के कारण होता है। तो दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण दूध फट जाता है, मतलब वो खट्टेपन के कारण ही फटता है। एसिटिक एसिड जो है वो खट्टापन किसके कारण होता है, सिरके में खट्टेपन का कारण है। और टार्टरिक एसिड जो है वो इमली के खट्टेपन का कारण है। और सिट्रिक एसिड जो है ना ऑरेंज के खट्टेपन का कारण है। लैक्टिक एसिड का हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी को लेकर बनता है, C3H6O3, ठीक है, रासायनिक सूत्र है इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आ चुका है। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एकेडमी अवार्ड के नाम से जो प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार, यानी ऑस्कर पुरस्कार किस नाम से प्रसिद्ध है, तो एकेडमी ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी पुरस्कार जो है वो ऑस्कर अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है। और वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो किस क्षेत्र में, तो बच्चों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है पहली बार 1929 में दिया गया था। अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो एकेडमिक अवार्ड है वो पहली बार 1929 में यहाँ पर, यानी कि 1929 में अमेरिका में दिया गया था, ठीक है। और 2022 में 94th एकेडमिक अवार्ड दिए जा चुके हैं, ठीक है। 1929 में पहला था और 2022 में हमने क्या कहा, 2022 में 94 यानी 94th एकेडमिक अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसको हम बहुत डीप में लेके नहीं जाएंगे। असल में जो है एकेडमिक अवार्ड का नाम ऑस्कर कह दिया जाता है, ऑस्कर इसका रियल नेम नहीं होता है। ऑस्कर क्या है, एकेडमिक अवार्ड जब ये मिलते हैं
तो जो एक मूर्ति मिलती है ना, जो उसको ऑस्कर कहते हैं, जो सोने की परत चढ़ी मूर्ति होती है उसको ऑस्कर कहा जाता है। और उस मूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जो मूर्ति वो होती है, जॉर्ज स्टैनले ने उसको बनाया था मूर्ति को। अब इस विषय में ये कोई बात सही नहीं मिलती है कि इस मूर्ति का नाम ऑस्कर क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी एक अध्यक्ष है, वो इसकी एक जो पूर्व अध्यक्ष है वो कहती है उनके पति के नाम हार्मोन ऑस्कर के नाम पर रखा गया। एक इसकी जो महिला है वो एक लेखिका है, वो कहती हैं जब उन्होंने इस मूर्ति को देखा, उनको मिला, तो उन्होंने कहा ये तो ऑस्कर अंकल की तरह, यानी वो कहती है मेरे अंकल के नाम पर ऑस्कर मूर्ति का नाम रखा गया। तो ऐसा कई प्रकार की कहानियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल पुरस्कार देता कौन है? तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस जो है, आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऑस्कर का सही नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड है, जो कि 1929 में शुरू है और जो है 2022 में 94 नंबर के दिए जा रहे हैं। इनके क्वेश्चंस जो करंट से बनते हैं वो सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों ले सकते हैं, ले चलते हैं 3, और 3 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि जननी सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जननी सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है? यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई है, यह सत्य है कथन। यह बीपीएल महिलाओं के लिए संचालित योजना है, बिल्कुल सत्य है कथन। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, यह भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिएगा, योजना शुरू तो 1 अप्रैल 2005 में हो रही है, जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार की योजना, ये भी ध्यान रखेंगे। कैसी की सरकार के? केंद्र प्रायोजित है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। 1 अप्रैल 2005 को जो है शुरू हुई है और बीपीएल महिलाओं के लिए जो है ये शुरू की गई थी। योजनाएं शुरू क्यों हुई है? तो गर्भवती महिलाओं के बीच में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लेकर, यानी जो संस्थागत प्रसव जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको गर्भवती महिलाओं में बढ़ाने के लिए जो है और इसके साथ साथ मातृ एवं जो शिशु मृत्यु दर है, जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए ही ये योजना शुरू की गई थी। यानी कि योजना के विषय में क्या कह सकते हो कि संस्थागत प्रसव, ठीक है, संस्थागत प्रसव को, संस्थागत प्रसव और क्या है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ शिशु मृत्यु दर को क्या करना? कम करना, मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है, को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। और योजना जो है ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, दोनों स्तर पर स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है? प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि यहाँ पर क्या दी जाती है? तो देख लीजिएगा इसको, प्रोत्साहन राशि यहाँ पर क्या दी जाती है? इस योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है और शहरी क्षेत्र में क्या है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में, और क्या है? शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जो इसके लिए जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो कितनी मिलती है? 1400 रुपए मिलती है। और शहरी क्षेत्र में कितनी है? 1000 रुपए है। ठीक है, ये किसको मिलती है? माता को। ठीक है, और इसके साथ आप जानते हैं ना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसव को जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए जो आशा, जो बहू नाम का जो एक आप कार्यकर्त्री देखते हैं, आशा बहुएं होती हैं, उनको भी इस योजना के तहत जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो जो आशा होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो आशाएं होती हैं, उनको जो है 700 रुपए या जो है, और बोलते हैं इसमें जो शहरी क्षेत्र में जो आशा होती है उनका वहां पर जो है क्या होता है? 400 रुपए होता है। तो आशा का कितना है? 600 रुपए, और शहरी क्षेत्र में आशा का कितना है? 400 रुपए। अब देखिएगा, यहाँ पर कई कैटेगरी होती हैं। ये क्या है? एचपीएस करके है, ठीक है, ये क्या है? एचपीएस करके यहाँ पर रखा जाता है। और एक होता है एलपीएस। एलपीएस में वो आते हैं जहां पर जो है जो संस्थागत प्रसव की दर बहुत कम है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। ये सब किस में आएंगे? एलपीएस के तहत आएंगे, यानी कि लो रेट है यहाँ पर प्रसव का। तो यहाँ पर जो है पैकेज है वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में 1400 माता का, और आशा का 600, और एलपीएस जो, सॉरी यहाँ पर एलपीएस लिखना है, ठीक है, ये क्या है? एलपीएस। और जो शहर और एलपीएस है, और एलपीएस के जो शहरी क्षेत्र है वो 1000 रुपए से। यूपी की बात करें, यूपी में इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी महिलाओं को 1000 रुपए, आशा को वहीं पर 600 रुपए और शहरी महिलाओं में 400 रुपए। अब आता है एचपीएस। अब आता है एचपीएस। एचपीएस में वो जिले या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश, वो राज्य आते हैं जहां पर इनकी संस्थागत प्रसव की दर ठीक ठाक है,
यानी काफी अच्छी स्थिति में है। तो वहां पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में माता को 700 रुपए और आशा को 600 रुपए, शहरी क्षेत्र में माता को 600 रुपए, आशा को 400 रुपए। हम उम्मीद करते हैं इस योजना के बारे में आप पूरी जानकारी करिएगा, इसको पढ़िएगा। जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में और यहाँ पर बहुत डिटेल्स में हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो कोचिंग आते हैं, आप हमसे तुरंत संपर्क करेंगे। इस योजना के बारे में और भी कई सारी बातें विस्तार से बताई जा सकती हैं। फिलहाल इसका यहाँ पर जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है। इसमें आप इतनी बात याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुई है और किस लिए, संस्थागत प्रसव और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना शुरू हुई है। फिलहाल इतना, राशि वगैरह नहीं भी एक बार याद रख पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस क्षेत्र में, देखो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक और तृतीयक। बात यह है कि ये तीन क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। ये तीनों क्या है, अर्थव्यवस्था के सेक्टर होते हैं। भारत में क्या है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। एक कौन सा, प्राथमिक सेक्टर है, एक द्वितीयक सेक्टर है, एक कौन सा, तृतीयक सेक्टर है। प्राकृतिक, जो प्राथमिक सेक्टर है ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। जो प्राकृतिक सेक्टर है ये क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, देखिएगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, डेयरी है, वो सारी किसमें आती है, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, कौन सा, कृषि है, मत्स्य पालन की बात करिएगा। ठीक है, वानिकी मतलब क्या है, वन वगैरह लगाना, डेयरी आदि ये चीजें क्या आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। फिर आता, अच्छा प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो लाल पोस्ट कार्यकर्ता कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाल पोस्ट कार्यकर्ता कहे जाते हैं, लाल पोस्ट कार्यकर्ता। जो द्वितीयक सेक्टर है वो क्या करता है, प्राथमिक सेक्टर की मदद से उत्पादन करने का काम कौन करता है, द्वितीयक सेक्टर है। जैसे कि औद्योगिक उत्पादन हो गए, सूती कपड़ा है, गन्ना उत्पादन है, ये सब किस में आता है, द्वितीयक सेक्टर में। हमने क्या कहा कि जैसे क्या है, कपड़ा जो है उत्पादन, यानी जैसे क्या है, अब किसानों ने क्या उगाया, किसानों ने उगाया जो है, यानी कपास की खेती किसानों ने करी, जो कपास उत्पादित हुआ उसको कपड़ा बनाने में जो काम कर रहा है वो क्या है, आपका द्वितीय सेक्टर में आएगा। यानी जो है सूती कपड़े की जैसे हम बात कर लें, या फिर जैसे क्या हमने कहा औद्योगिक उत्पादन जो है, जो औद्योगिक उत्पादन है वो सब किस में आता है, द्वितीयक सेक्टर में आता है। और जो लोग द्वितीयक सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेक्टर में काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, अगर ध्यान देंगे आप तो वो कहलाते हैं क्या, ब्लू कॉलर कार्यकर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्लू कॉलर कार्यकर्ता। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर में लोग क्या कहलाते हैं, ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर। और इसके बाद फिर जो तीसरा सेक्टर है, तीसरे सेक्टर में क्या है, बैंकिंग है। तीसरे सेक्टर में क्या है, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, रेल है, ट्रक है, वित्त है, ये सारी चीजें कहां पर हैं, यानी कि पहले सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर को मदद करने के लिए, उसका उसको विकसित करने के लिए जो चीजें सहयोग में लगती हैं वो सारी क्या, तृतीयक में है। तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा लोग कहां पर है, प्राथमिक सेक्टर में लगे हैं, जहां पर कृषि, मत्स्य, वानिकी और डेयरी वगैरह है। प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोग लाल पोस्ट कार्यकर्ता कहलाते हैं। द्वितीयक सेक्टर में क्या है कि सूती उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन है, कपड़ा उत्पादन है, द्वितीयक सेक्टर में है। और द्वितीयक सेक्टर में काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, ब्लू कॉलर कार्यकर्ता कहलाते हैं। तृतीयक सेक्टर में वो सारी चीजें आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक को हेल्प करते हैं, मदद करने का काम करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा वगैरह। और इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो व्हाइट कॉलर कार्यकर्ता कहलाते हैं, या वो व्हाइट कॉलर जॉब्स कही जाती हैं। यानी जो सेवा क्षेत्र की जो काम होते हैं, सेवा क्षेत्र की जॉब क्या है, व्हाइट कॉलर्स। पहला सेक्टर लाल पोस्ट, दूसरा सेक्टर ब्लू कॉलर, तीसरा सेक्टर व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। 24 अजंता की चित्रकारी कथाएं, अजंता की चित्रकारी कथाएं किस, अजंता की चित्रकारी की किसकी कथाएं चित्रित हैं, यानी अजंता में
जो चित्रकारिता है वो किस पर, महाभारत, रामायण या फिर जातक। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जातक। जातक यानी कि महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं की चित्रकारी कहाँ पर की गई है, अजंता की गुफाओं में की गई है। बात अगर हम करें अजंता की गुफाओं की तो महाराष्ट्र, बात करें अगर अजंता की गुफाओं की तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र में जिला कौन सा, तो कहते हैं औरंगाबाद। महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में, ठीक है। महाराष्ट्र में जगह कहां पर देख लीजिएगा, महाराष्ट्र का जिला कौन सा, तो बच्चों औरंगाबाद। औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ी, औरंगाबाद में कौन सी, सह्याद्री पहाड़ी, ठीक है। औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है क्या, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कितनी हैं, अजंता की एक चीज ध्यान रखना, अजंता की जो गुफाएं हैं वो टोटल 30 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। और हर गुफा में क्या है, हर गुफा में किसी न किसी संबंधित, जैसे क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 ऐसे 30 नंबर तक की गुफाएं हैं। और 30 नंबर तक क्या है, कोई ना कोई चित्रकारी वहां पर की गई है। जैसे क्या है, अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की जो दीवारें हैं, जो भित्त हैं, यानी जो दीवारें हैं, भित्त हैं, दीवारें हैं और जो छत हैं, अजंता गुफाओं की जो दीवारें और छत हैं वहां पर क्या है, जातक की कथाएं हैं, यानी कि बुद्ध से संबंधित कथाएं हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे हर गुफा में हमने कहा अलग अलग चित्रकारी है। जैसे यहाँ पर जो प्राचीन धर्म से संबंधित, प्राचीन जो इतिहास से संबंधित कई सारे महाराजा, कई सारे वंश के लोग, सैनिक, सेनापति, उन सब संबंधित वहां पर चित्रकारी की गई, बहुत ही सुंदर है, एक बार जाके देखना चाहिए। अजंता के साथ नाम जुड़ता है एलोरा का। अजंता से ही 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाओं में मुख्यतः हिंदू, जैन और जो है बौद्ध, यानी 3 प्राचीन धर्म हिंदू, जैन और बौद्ध से संबंधित चित्रकारी आपको एलोरा की गुफाएं में देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र में ही है और अजंता की गुफाओं से 9 किलोमीटर दूर, यानी कि सह्याद्री पहाड़ी पर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उद्योग, सिंचाई, कृषि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नीली क्रांति जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है, मछली यानी कि, ठीक है, नीली क्रांति जो है मछली पालन यानी मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, मुख्यतः एक नाम ध्यान रखना होता है, भारत में नीली क्रांति के जनक के विषय में हम नाम जानते हैं भारत में, ठीक है। भारत में इसके जनक, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में नाम हम 2 जानते हैं। एक तो नाम आता है हीरालाल चौधरी, जो कि जो है मछली विज्ञानी, जो मत्स्य विज्ञानी है, हीरालाल, क्या नाम लिखा है, हीरालाल, क्या नाम बताया कि हीरालाल जो है चौधरी। और एक नाम क्या याद रखना है, अरुण कृष्णन, एक नाम क्या याद रखते हो, अरुण कृष्णन। इन 2 लोगों का नाम यहाँ पर आता है, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। मुख्यतः हीरालाल चौधरी का नाम याद रखना होता है। भारत में जो मत्स्य क्रांति के जनक है वो यही कहे जाएंगे। भारत में मत्स्य क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1985 से 1990, 1985 से 1990 के दौरान जो है ये मत्स्य क्रांति भारत में शुरू हुई। और मत्स्य, ये जो आपने समय यहाँ पर लिखा है 1985 से 90, ये आपकी क्या है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, इसी दौरान भारत में मत्स्य क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 1960 के दशक में सबसे पहले चीन में हुई थी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की थी, इसका आंसर, इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व पेपर में हमने कराया था सिंगापुर, ठीक है। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की अगर आप बात करते हो 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। और इसीलिए 21 अक्टूबर को हर साल आजाद हिंद सरकार की वर्षगांठ मनाई जाती है। और भारत की पहली अनंतिम सरकार आजाद हिंद सरकार को ही कहते हैं। आजाद हिंद फौज की जो नींव है 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और एक नाम पड़ा तो निरंजन गिल, इन लोगों के द्वारा रखी गई थी, रास बिहारी बोस। बाद में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने, इसका जो है इसको लीडरशिप दिया है, इसको संभाला है। इसी वजह से 21 अक्टूबर की डेट को याद रखना होता है। अगर पूछा जाएगा 1900, ये अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो आंसर सिंगापुर रहेगा।
अगर 1942 में मोहन सिंह का नाम आता है तब आंसर यहाँ पर हम लोग जापान देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के ही विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखते हैं। इसके बाद लिखा गया प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या फिर स्टाइटीन का? तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन क्या है? तो एक कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका जो C5H8, ठीक है, अगर हम आइसोप्रीन का रासायनिक सूत्र बात करें, C5H8 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और ये वाष्पहीन होती है, गंधहीन है, और क्या है, यानी कहते हैं रंगहीन है, और क्या है, तरल कार्बन है। ये कई पौधों और जानवरों के द्वारा बनती है आइसोप्रीन, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रासायनिक सूत्र हमने आपको बताया C5H8, और ये प्राकृतिक रबड़ यानी आइसोप्रीन का ही बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आते हैं अगला, भारतीय जनतांत्रिकी, ये यहाँ पर लिखा है जनान, ये देखिएगा हम लिखे क्या लिखा है, क्या लिखा है? जनानिकी लिखा है, जनानिकी, ठीक है। जनसंख्या की यानी बात कर रहा है, आप इसको आप बात करेंगे जनसंख्या, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, ठीक है। और कह रहा है कि भारतीय जनानिकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष क्या है? 1901, 1921, 41 या फिर 51? 1921 विभाजन का वर्ष इसलिए कहते हैं, देखिएगा जनसंख्या हर साल क्या होती है? दर बाई दर बढ़ती है, यानी कि हर 10 साल में जनसंख्या होती, जनगणना होती है और बढ़ती चली जा रही है। यानी ये भारत में एकमात्र ऐसा वर्ष है जब जनसंख्या घट गई थी, यानी 1901 में जो जनसंख्या थी उससे बढ़कर 1911 में आई। अब 1911 से बढ़कर आनी चाहिए थी 1921 में, लेकिन वो संख्या घटकर आई है। कारण था पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला। उसके कारण क्या हुआ कि जनसंख्या में घटना हो गया, यानी कि उसमें जो है वृद्धि के बजाय कमी दर्ज की गई थी, और ये आज तक मात्र एक बार हुआ है। इसके बाद फिर 31, 41, 51, 61 हर बार क्या जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। घटने वाला वर्ष एकमात्र अकेला यही था। 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या घट गई थी, जबकि बढ़नी चाहिए थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, देखा कि कौन विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है? लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम? यानी कि जो विद्युत के चालक हैं, चालक मतलब ऐसे सामग्रियां, ऐसी चीजें, ऐसे जो है वस्तु या फिर क्या है, जो विद्युत को आसानी से जो है चालन उसको गतिशील करते हैं, उसको चालक के रूप में उसके बनते हैं। तो आंसर यहाँ पर चांदी है। सबसे अच्छा जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है वो चांदी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा जो है, मान लेते हैं कभी कभी चालक में, लेकिन लोहे से अच्छा ज्यादा आपका चालक क्या, एल्युमिनियम होता है। और जैसे कुचालक बात कर लो, शीशा है, लकड़ी है, कांच है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? इसके कुचालक हो जाते हैं, ठीक है। शीशा, जस्ता, लकड़ी, ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। और विद्युत के जो चालक हैं वो कौन कौन है? चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ठीक है, स्टील है, ये सारी चीजें हैं, सोना है, वो सब क्या है? चालक माने जाते हैं। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का आरंभ कब हुआ? किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का आरंभ हुआ? आंसर है 1959, यानी कि पहला स्टेट है जहां पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959। क्या है? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? तो राजस्थान का जिला कौन सा है? राजस्थान का जिला कौन सा है? नागौर। और नागौर जिले में एक गांव पड़ता है, कौन सा? बगदरी। यानी कि गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को 1959 में भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यानी कि अनुच्छेद 40 जो आप पढ़ते हो, अनुच्छेद 40 में इस जो बात कही है उसी को स्थापित किया गया था, जिसका प्रयास 1952 से स्टार्ट हुआ था पहली बार, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान क्या है? पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत होती है। और राजस्थान का कौन सा जिला, कौन सा गांव, तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहां पर किया गया है? संविधान के भाग 9 में किया गया। इस चीज को ध्यान रखते हैं। अनुसूची कौन सी है? तो संविधान की अनुसूची कौन सी है? 11वीं है। और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 31। 31 लिखा है, किस देश की राजधानी जो है बुखारेस्ट है? किस देश की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है।
किस देश की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। बाकी पुर्तगाल की राजधानी आप सभी जानते हो क्या है? लिस्बन है। स्पेन की राजधानी आप सभी जानते हो क्या है? मैड्रिड है। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? तो यूएसए की है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये यहाँ पर कैपिटल बतानी जो कि आपको याद रहती है, बता सकते हो। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो ऑप्शन ए पुरी, द्वारिका, हरिद्वार या फिर उज्जैन। तो कहाँ पर होती रथ यात्रा निकाली जाती है? पुरी में। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओडिशा का नाम उड़ीसा कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना, 2011 में। पहले उड़ीसा कहलाता था, ओडिशा कब हो गया? 2011 में। रथ यात्रा क्या होता है? तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। किसकी है? तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा। इसमें जगन्नाथ की यात्रा में क्या है कि श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई कौन है? बलभद्र, और उनकी बहन कौन है? सुभद्रा। तो इन तीनों लोगों की रथ यात्रा निकलती है। इस चीज को ही क्या बोलते हैं? रथ यात्रा महोत्सव। और जो ये जगन्नाथपुरी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बैकुंठ या फिर क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाएगा? अभी तो आ रही थी, 1 मिनट हुए। हेलो हेलो, ओके। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे अगर आवाज चली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, बस एक सेकंड। हमने बताया रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो रथ यात्रा महोत्सव आयोजन कहां पर है? पुरी में है। और पुरी कहां पर? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा नाम जो है वो कब से मिला है उसको? 2011 में। भगवान जगन्नाथ की यात्रा है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जो है इसको इसको क्या कहा जाता है? जो है जगन्नाथपुरी जो है, इसको बोलते हैं भूलोक का बैकुंठ। क्या बोलते हैं? भूलोक का बैकुंठ किसे कहा जाता है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूलोक का बैकुंठ किसे कहते हैं, तो जगन्नाथपुरी को ही कहते हैं। और जो उसमें 16 पहियों का रथ होता है वो जगन्नाथ जी का रथ होता है, जिसको नंदी घोष कहते हैं। ताल ध्वज नाम का रथ जो है वो बालभद्र का होता है, वो जो बना है 14 पहियों का होता है। और 12 पहियों का रथ क्या कहलाता है? देवदलन, जो कि किसका है? उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। यानी कि साइबर, जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से धर्म पर पोस्ट लिखे, धार्मिक भावनाओं से संबंधित कोई पोस्ट लिखे, ये सारी बातें क्या है? वो सब साइबर आतंकवाद कहलाती हैं। साइबर आतंकवाद में सारी बातें आती हैं। फिर इसके बाद देखते हो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राज्य में कोई भी आयोग हो, राज्य में कोई भी आयोग हो, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगर यही चीज लिखा हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, ये भारत में जो विधेयक बना था, मानवाधिकार अधिनियम 1993, भारत में एक कानून बना मानवाधिकार अधिनियम 1993। उस अधिनियम के तहत ही क्या, केंद्र और राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में क्या आयोग बनते हैं। अभी तक 26 राज्यों ने मानवाधिकार आयोगों की स्थापना कर ली है। उसमें से आपका उत्तर प्रदेश भी है। और यहाँ पर मानवाधिकार आयोग जो है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। मानवाधिकार आयोग मेंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अगर इन तीनों मेंबर को हटाना हो तो हटाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर आप यूपी की बात करिएगा, यूपी में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है बीके नारायण। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीके नारायण। ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल यहां पर ऐसे लिखा जाता है 279 ए, और इसका आंसर ए। जीएसटी की अगर बात करता है तो लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। संशोधन कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन कौन सा? 2017। जीएसटी परिषद में वर्तमान समय में जो मेंबर हैं वो 33 मेंबर हैं। इसका जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? केंद्र सरकार का वित्त मंत्री।
केंद्र सरकार का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, केंद्र सरकार का वित्त राज्य मंत्री इसका मेंबर होता है, इसके अलावा राज्यों के सारे वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 36 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग जो है, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुरादाबाद, बरेली या फिर मिर्जापुर या फिर क्या है? सहारनपुर। यहां पर यह आंसर आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है क्या हो जाएगा? बरेली। अब जो मुरादाबाद है, मिर्जापुर है और सहारनपुर है, इनके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। जैसे क्या है, मुरादाबाद जो है वो पीतल उद्योग में आ जाता है, मुरादाबाद पीतल उद्योग में है, और कागज उद्योग में सहारनपुर है। ये देखिएगा, पीतल और ये सहारनपुर क्या है? कागज, और जो मिर्जापुर है वो खनिज। ठीक है, मिर्जापुर किस में आ जाता है? तो मिर्जापुर जो खनन में, यानी खनिज या फिर खनन उद्योग है, पीतल उद्योग मुरादाबाद है, और कागज उद्योग क्या है? सहारनपुर है। दिया सलाई उद्योग क्या है? मिर्जापुर है। क्वेश्चन लेते हैं अगला। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा, वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? 1090 है, और 1090 की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। 1090 की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 2012 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर है, इस चीज को ध्यान रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है 38, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसमें बताना है तीरंदाजी है। तो तीरंदाजी किसका है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। भूटान का यह है राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। अगर बात कर लो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार का क्या बोलते हैं? केन बॉल। म्यांमार का क्या है? केन बॉल। केन बॉल किसका है? म्यांमार का है। ध्यान रखेंगे। भूटान का क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। तो आज की ये जो अपनी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है, अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में हल कराया है। इन दोनों को आप देख लेंगे। अगली क्लास जो होगी वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर और उसके पार्ट नंबर 1 पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।